जी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं ये तीसरा सेट। पहले हमने लिक्विडिटी रेशोज़ को देखा, फिर हमने फाइनेंशियल रिलीज को रेशोज़ को देखा। अब थर्ड सेट ऑफ रेशोज़ हमारे पास आ गई हैं, एक्टिविटी बेस्ड रेशोज़। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड मतलब ये हमारी परफॉर्मेंस के मुतालिक है, ऑपरेशन के रेलेवेंट है। हम आगे जाके देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड हम करती हैं और ये इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, हम देखेंगे कि हम हमारे कितने का टर्न अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कितना होता है और फिर नंबर ऑफ डेज़ कितने दिनों में हम वो रिसीवेबल रिकवर कर लेते हैं। तो जितने वो पीरियड बेहतर होगा, जब हम रिकवरी की बात करें तो जितनी जल्दी रिकवरी हो जाए उतना बेहतर होता है, जब पेमेंट की बात करें तो वो जितनी डिलेड हो तो उतना बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज़ है, परफॉर्मेंस के रेलेवेंट है, ऑपरेशंस के रेलेवेंट है, हम इस किस्म की रेशोज़ को भी चेक करेंगे और ये एनालाइज करेंगे कि हम क्या इसमें बेहतर हैं इंडस्ट्री से या नहीं, और इंडस्ट्री से अगर बेहतर नहीं है तो हम कौन सी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये अल्टीमेटली हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट पे हेल्प करेगी। ठीक है, ये रेशोज़ कंबाइंड रेशो हैं, इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट रेशो। यानी इनका जो ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर है वो इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है। जैसे कि इस रेशो में हम देख सकते हैं एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स, और जो रिसीवेबल का पोर्शन है वो बैलेंस शीट से आ रहा है। तो ये मिक्स्ड रेशोज़ है, इनका एक पार्ट जो है इनकम स्टेटमेंट से आएगा और एक पार्ट जो है बैलेंस शीट से आएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशोज़ क्या है? इंडिकेट क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स एंड हाउ सक्सेसफुल द फर्म इज इन कलेक्शन। ये चूंकि सिर्फ रिसीवेबल टर्नओवर के बारे में बता रहा है तो कलेक्टिविटी रेशोज़ बताएगी कि हमारी क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल क्या है और हमारी जो रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स है, यानी हमारी पेबल रिलेशनशिप है, वो कितना अच्छा है। तो वो हम सारा कुछ इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेशो इसमें आ रही है हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या है कि हम कितनी दफ़ा क्रेडिट सेल करते हैं और कितनी दफ़ा उनसे रिसीवेबल्स रिकवर करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ और मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बताता हूँ। जब आपके पास दो इस तरह की रेशो हो जिन्हें हम मिक्स्ड रेशो कहें, एक पोर्शन आपका इनकम स्टेटमेंट से आए और दूसरा पोर्शन आपका बैलेंस शीट से आए, तो जब आप इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन लेंगे तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? फॉर दी पीरियड, आप पूरे साल की फिगर होती है। ठीक है, रिसीवेबल एक स्पेसिफिक पॉइंट की फिगर होती है, जैसे 31 दिसंबर की। तो जब भी आप ऐसी पोजीशन आए कि आप एक फिगर लें इनकम स्टेटमेंट से तो एक फिगर लें बैलेंस शीट से, तो आपने नीचे हमेशा एक वर्ड यूज़ करना है, एवरेज। अब नीचे जो भी आपके पास फिगर बैलेंस शीट से आएगी वो एवरेज फिगर होगी, यानी जो आपके पास 31 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक डाटा है उसकी जो एवरेज होगी वो यूज़ करेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास बुकिश नॉलेज होता है जो हम आपको इस वक्त पढ़ा रहे हैं, हम उसमें आपको सारे साल की फिगर्स नहीं दे सकते। तो इसमें अगर आपने एवरेज निकालनी हो तो आप ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग इन रिसीवेबल दोनों को ऐड कर लें और दो पे डिवाइड कर लें, तो सिंपल एवरेज निकाल के आप इनकी एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एनुअल क्रेडिट सेल्स की बात करूं और नीचे रिसीवेबल ले लूं 31 दिसंबर का, तो 31 दिसंबर को माइट भी मेरे रिसीवेबल बहुत कम हो, सारा साल ज़्यादा रहे हों लेकिन 31 दिसंबर पे कम हो गए हों। तो इसलिए ये फिगर अगर सिंपल एब्सोल्यूट फिगर लें रिसीवेबल की तो मिसलीडिंग हो सकती है। तो हम यहाँ एवरेज रिसीवेबल यूज़ करेंगे। बल्कि किसी भी रेशो में जब वो मिक्स्ड रेशो हो जिसमें एक पोर्शन इनकम स्टेटमेंट से हो और एक पोर्शन बैलेंस शीट से हो, तो जो बैलेंस शीट पोर्शन है उसका हमेशा हम सारे साल का एवरेज यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकली बुकिश नॉलेज में एवरेज बताना, सारा साल की फिगर देना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एवरेज निकालने के लिए उसका ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल हो तो दोनों को ऐड करके दो पे डिवाइड करके सिंपल एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिसीवेबल टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर में देखो आपके पास ऊपर एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स है, यानी रिसीवेबल है ना, और रिसीवेबल जनरेट कब होता है? जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। तो ऊपर टर्म है एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स, ये वाली एनुअल नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। मैं फिर वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ, एवरेज रिसीवेबल्स। तो बास्केट वंडर की क्रेडिट सेल थी 2211 और एवरेज रिसीव थे 394 टाइम्स, तो ये 5.6 टाइम की रेशो है। इसका मतलब है हम 5.6 टाइम्स क्रेडिट सेल करते हैं और अपने रिसीवेबल रिकवर करते हैं ड्यूरिंग ईयर, यानी 5.61 टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स और गुड्स बनाते हैं, उन्हें क्रेडिट पे सेल करते हैं और फिर उनसे रिसीवेबल से वो पैसे रिकवर करते हैं। ठीक है, तो जितनी ये रिसीवेबल की टर्नओवर ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी ये रिसीवेबल की टर्नओवर ज़्यादा होगी उतना ये बेटर है कि आपने उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर शो की है। ठीक है,
तो ये हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर आ गई। फिर रिसीवेबल टर्नओवर से एक दूसरी रेशो अटैच है जिसे हम कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर रिसीवेबल्स हैं तो हम एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, उनसे कितनी देर में रिकवरी करते हैं। बेसिकली तो वो होता क्या है कि हम डेज इन अ ईयर को डिवाइड कर देते हैं रिसीवेबल टर्नओवर को। डेज इन अ ईयर क्या है 365, और रिसीवेबल टर्नओवर आपने पिछली स्लाइड में देखा हमारे पास 5.61 निकला। तो आप पास जब इसको 5.61 से डिवाइड करेंगे 365 को 5.61 है तो 65 डेज आंसर आ गया। इसका मतलब है कि हम जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो जो हमारे रिसीवेबल हैं वो ऑन दी एवरेज 65 डेज़ में हमारे पास रिकवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज सेल की है तो ये 65 डेज़ का मतलब है कि 65 दिन के अंदर अंदर उन रिसीवेबल से मेरे पास रिकवरी आएगी। तो हमने रिकवरी करनी है, जितने ये नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। जितने ये नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ते जाएंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता जाएगा, हमारे पास फंड शॉर्टेज होती जाएगी। हमने लोगों से लेने हैं, अगर जल्दी मिल जाते तो हम उन्हें किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। अब हमें अगर लेट मिल रहे हैं तो हमारे वो फंड स्टक ऑफ हो गए, वो कैश फ्लो स्टक ऑफ हो गए। तो इट मीन्स अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड कम है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, और अगर वो एवरेज जो कलेक्शन पीरियड बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो नीचे आप देख रहे हैं कि ये कम नंबर ऑफ़ डेज़ कम कैसे होंगे। ये वाले नंबर ऑफ़ डेज़ अगर 65 है तो ये कम होने का डिपेंड कित पे है, सिर्फ इस नीचे वाली फिगर पे। और नीचे वाली फिगर क्या है, रिसीवेबल टर्नओवर। यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये नंबर ऑफ़ डेज कलेक्शन पीरियड जो है हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड वो उतना कम हो जाएगा। और जब ये टर्नओवर कम होगा तो कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसमें सारी लिंक और रिलेटेड चीज़ें सही है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि हम कितने दिनों में अपनी रिकवरी कर रहे हैं। आगे कंपैरिजन आ गया। 2001 में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड था 83.6, यानी हम 83.6 डेज में अपनी रिकवरी कर पाते थे। अब ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और हम 65 डेज में अपने रिसीवेबल से रिकवरी कर लेते हैं। कम हो रहे हैं, अच्छी है, इंप्रूवमेंट आ रही है विद इन द इंडस्ट्री। अब इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री एवरेज से। इंडस्ट्री है 65.7 दिन। ठीक है, तो इंडस्ट्री से भी हम अच्छा इंप्रूव पोजीशन में आ गए हैं। इंडस्ट्री 65.7 दिन में रिकवरी कर पाती है और हम 65 दिन में। तो इसका मीन कि हम इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी कलेक्शन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। ठीक है, और यहाँ एक सवाल ये भी हो सकता है कि माइट भी इंडस्ट्री क्रेडिट ज़्यादा दे रही हो, तभी उसकी थोड़ी सी रेशो ज़्यादा है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हमने शुरू में चेक की थी ज़्यादा है। तो यहाँ और बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन फॉर द पॉइंट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड हम यहाँ इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। नीचे उसने हमें बाकायदा रिमार्क्स में ये चीज़ भी क्लियर की है कि BW हैज़ इम्प्रूव द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू दैट द इंडस्ट्री एवरेज। वो इंडस्ट्री एवरेज तक उसने अपना कलेक्शन पीरियड इंप्रूव कर लिया। अब एक्टिविटी रेशोज़ में दूसरी रेशो क्या थी, जैसे हमने सेल्स क्रेडिट पे की थी और हमारे रिसीवेबल जनरेट हो गए, इस तरह हमने परचेजेस भी तो क्रेडिट पे की हो सकती हैं। यानी हमारे सप्लायर्स ने हमें क्रेडिट दिया हो तो पेएबल टर्नओवर ये बताता है कि हमने साल में कितनी दफ़ा परचेजेस की और कितने टाइम्स वो पेमेंट की। ठीक है, ये भी मिक्स रेशो है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रेशो है। एक्टिविटी रेशो ये हमें क्या बताती है, इंडिकेट्स दैट प्रम्प्टनेस ऑफ पेमेंट टू सप्लायर बाय द फर्म, कि अब हमने अपने सप्लायर्स को कितनी दफ़ा कितनी प्रम्प्टली वो पेमेंट की या कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक साल में वो पेमेंट की। तो पेएबल टर्नओवर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह ऊपर एनुअल क्रेडिट सेल थी तो अब यहाँ एनुअल क्रेडिट परचेजेज आ जाएगा, क्योंकि जब हम क्रेडिट पे चीज़ें खरीदेंगे तो तभी हम पेएबल के जनरेट कर पाएंगे ना। यानी हमें अकाउंट पेएबल करना है, हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो एनुअल क्रेडिट परचेजेज बाय अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो जब हमने ये देखा कि उसने ज्यूम कर लिया था कि 1551 क्रेडिट परचेजेज हैं, तो हमने वो परचेजी क्रेडिट परचेजी ले ली, एनुअल क्रेडिट परचेजी नीचे एवरेज अकाउंट पेबल्स वो $94 हैं, बैलेंस शीट से हमने देख लिया। तो ये 16.5 इसकी रेशो आ गई। 16.5 का मतलब हमने साल में 16.5 दफ़ा क्रेडिट परचेजेस की। ठीक है, और फिर उनका अकाउंट पेबल सेटल किया। तो हायर दिस नंबर, तो इसका मतलब है कि हमें क्रेडिट शॉर्ट टर्मली अवेलेबल कम है। अगर ये नंबर ज़्यादा हो तो हमें यानी कि जो सप्लायर है वो कम क्रेडिट दे रहे हैं, और अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा कम आ जाए ये वाला, तो इट मीन्स कि हम लोगों का क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सप्लायर्स के फंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह हमने फिर इसके बाद अगली रेशो जो थी एवरेज
रिसीवेबल टर्नओवर के बाद देखा एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अब हम देखेंगे इसके साथ ही दूसरी रेशो एवरेज पेएबल इन डेज। ये है पेएबल इन डेज, यानी कि हम कितने डेज में ये जो हमारे अकाउंट पेएबल जनरेट होते हैं कितने दिनों में ये हम पे कर देते हैं। ये भी मिक्स रेशो है, एक्टिविटी रेशो है। तो ये रेशो बताती क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट पेएबल्स आर आउटस्टैंडिंग। एवरेज नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिनमें हम ये पेएबल पे करते हैं। ठीक है, इसकी रेशो क्या है, वही डेज इन ईयर और डिवाइड बाय पेएबल टर्नओवर। डेज इन ईयर थे 365 और ये रेशो पिछली रेशो से टर्नओवर निकला 16.5, 22.1 डेज। इसका मतलब ये है कि हम जो भी हमें क्रेडिट सप्लायर्स क्रेडिट देते हैं हम 22.1 दिन के अंदर वो पे कर देते हैं। ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा और जितनी कम होगी उतना हमारे लिए बुरा होगा। जो हमारे पास इससे पिछली रेशो थी अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड जितना ज़्यादा था बुरा था, ये जितना ज़्यादा होगा अच्छा होगा। वो जितना पीरियड कम था हमारे लिए अच्छा था, ये जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए ये रेशो उतनी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये हमने देखा कि पेएबल टर्नओवर हमारा पहले 43.5 डेज था, अब ये कम होके 22.1 दिन पे आ गया। यानी पहले हम 43.5 दिनों में पेमेंट करते थे, अब 22.1 दिन में पेमेंट करना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बुरा है। यानी हमें जो फंड्स प्रोवाइडर थे या जो क्रेडिट पे परचेजेस थी वो लोग अब हमारे पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये हमारे लिए वर्सन होगी पोजीशन। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री एवरेज से, इंडस्ट्री को जो सप्लायर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो फंड्स दे रहे हैं 46.7 दिन के लिए कि आप 46.7 दिन में पेमेंट दे दो, और हमें 22.1 दिन में, इतनी जल्दी। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी पोजीशन है। तो ये जो बास्केट वेंडर्स हैं ये इसका जल्दी पेमेंट करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए फंड्स की सप्लाई और शॉर्टेज का इशू बन सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इन दोनों रेशोज़ को अच्छी तरह देखना है। एक्टिविटीज़ की पहली रेशो क्या है, रिसीवेबल टर्नओवर, और दूसरी रेशो क्या है, पेएबल टर्नओवर। दोनों की नेचर अपोजिट है। जब हमने लोगों से लेने हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जल्दी से जल्दी लें, और जब देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा देर बाद उनको वापस करें, ताकि जो बीच में हमारे पास डिफरेंस पीरियड आ रहा है हम इसमें पैसे यूटिलाइज कर सकें, उनसे अपॉर्चुनिटी का अचीव कर सकें। तो ये रेशो का कम होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दोनों रेशोज़ पे आपने क्लियर कट गौर करना है और पूरा अपना ध्यान देना है और ये समझने की कोशिश करनी है ये कैसे अपोजिट हैं और दोनों का बेस्ट पोजीशन कौन सी है और वर्स्ट पोजीशन कौन सी है। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटी रेशो में थर्ड रेशो आ गई इन्वेंट्री टर्नओवर। ये भी मिक्स्ड रेशो है, ये एक आइटम इनकम स्टेटमेंट से है, एक बैलेंस शीट से है। ठीक है, तो ये रेशो में इंडिकेट क्या करती है, इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द फर्म। ये क्या बताती है कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कंपनी की वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी बेहतर जा रही है। ठीक है, और ये हम अभी इस पे देखेंगे दोबारा। इसका फार्मूला आपके सामने आ रहा है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने क्वेश्चन से कैलकुलेट की, आपको गिवन होगी, आपको इन्वायरमेंट सिचुएशन बताई जाएगी जिसमें आप कास्ट ऑफ गुड कैलकुलेट कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 996 जो एवरेज इन्वेंट्री है, बैलेंस शीट में भी हमने देखा था इन्वेंट्री के नाम से। तो ये रेशो आ गई 2.30। ठीक है, ये रेशो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, ये टर्नओवर जितना ज़्यादा बेहतर आएगा इसका रिजल्ट वो उतना हमारे लिए बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेशो होती 5 तो हम ये कहते हैं कि हमने 5 टाइम्स इन्वेंट्री परचेज की, उसको कन्वर्ट किया कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में और उसको सोल आउट कर दिया। तो अब ये 2.3 टाइम्स है, इसका मतलब हमने साल में 2.30 दफ़ा अपनी इन्वेंट्री को परचेज करके उसकी प्रोडक्ट बनाई और सेल कर दी। तो हायर दिस रेशो बेटर द रिजल्ट फॉर द कंपनी, लोअर दिस रेशो इज़ बीइंग प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें गौर करनी है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर देखें, इंडस्ट्री 3.45 की एवरेज है और हमारी 2.3, यानी इंडस्ट्री साल में 3.45 दफ़ा इन्वेंट्री परचेज करके उसको का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और सेल कर देती है, जबकि हम सिर्फ ये काम साल में 2.30 दफ़ा कर पाते हैं। इट मीन्स हायर द टर्नओवर बेटर द सिचुएशन। तो हायर टर्नओवर किसका है, इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री हमसे इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और अगर जिस तरह ये टर्नओवर लो होता जाएगा हमारे लिए सिचुएशन उतनी प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी। हमें एटलीस्ट इंडस्ट्री एवरेज को मीट करना है, उससे बेहतर होने की कोशिश करनी है। लेकिन तो नीचे उसने कमेंट में लिखा है BW हैज़ अ वेरी पुअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी टर्नओवर की रेशोज़ हैं, ये हमें सिर्फ एफिशिएंसी बताती हैं। अब जैसे टोटल एसेट टर्नओवर हमें क्या बताता है, ये भी मिक्स्ड रेशो है, एक्टिविटी रेशो है। इंडिकेट्स दैट ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म इन यूटिलाइजिंग इन एसेट्स टू जनरेट सेल। हम एसेट्स को यूटिलाइज करते हैं और अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये रेशो बताती है कि हमारे एसेट्स हमारी सेल्स में कितने इफेक्टिव हैं। आप ऊपर देखें फिगर आ रही है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट सेल 2211 की है, टोटल एसेट 2169 की है, तो वहाँ रेशो होगी 1.02। इट मीन्स कि हमने साल में अपने एसेट्स के 1.02 टाइम्स सेल की। अगर ये रेशो 2 होती तो इसका मतलब था कि हमने अपने एसेट्स के टोटल एसेट्स के 2 टाइम्स सेल जनरेट की। हायर दिस रेशो हायर दी एफिशिएंसी। अगर आप कहेंगे आपकी टोटल एसेट टर्नओवर 5 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने टोटल एसेट्स के 5 टाइम्स सेल जनरेट की। लेकिन इस रेशो में हमने कितनी की, 1.02। जितने एसेट्स हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही सेल्स है, ठीक है। ऊपर सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, एसेट्स कम से कम हो तो ये रेशो ज़्यादा बेहतर आएगी। तो इस रेशो की इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर है कि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इट मीन्स कि ये टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा होगी कंपनी के लिए उतना बेहतर है, और जितनी ये रेशो कम होगी कंपनी के लिए उतनी बुरी सिचुएशन है। इसको हम जो है इस रेशो को टोटल एसेट टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। हायर दिस रेशो बेटर द रिजल्ट्स। इंडस्ट्री के साथ कंपेयर किया तो हमारी रेशो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है ओवर द टाइम, और हम अपने टोटल एसेट्स के 1.02 टाइम्स सेल जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री जो है 1.17 टाइम्स मोर देन अस, हमसे कहीं ज़्यादा अपने एसेट्स के से ज़्यादा सेल कर रही है। तो ये है कि इंडस्ट्री इस वक्त बेहतर है, हमें भी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे सेल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, अब इससे अगला सेट आ गया।